सभी दर्शकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। कुछ तकनीकी कारणों से मैंने अपने चैनल का नाम बदल दिया है और अब इकोनॉमिक्स अर्थ नाम से ये हमारा चैनल जाना जाएगा। और मेरे सभी वीडियो, पहले वाले भी सभी वीडियोस इस चैनल पर आपको उपलब्ध मिलेंगे। इकोनॉमिक्स क्लास डॉक्टर मौर्य नाम से अब कोई वीडियो आपको नहीं मिलेगा। तो मेरे सारे वीडियो इस चैनल पर इकोनॉमिक्स अर्थ पर आपको उपलब्ध होंगे। आज का जो ये वीडियो है वो पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में फर्म के संतुलन से संबंधित है। इसमें हम ये देखेंगे कि फर्में दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में किस तरह से अपने उत्पादन का निर्धारण करती हैं। इसके पहले अल्पकालीन स्थिति में हमने पिछले वीडियो में पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन की चर्चा की थी। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा कि फर्म की दृष्टि से अल्पकालीन और दीर्घकालीन स्थितियों में क्या अंतर होगा। हम लोग जानते हैं कि अल्पकालीन स्थिति में स्थिर पूंजी में परिवर्तन कर पाना संभव नहीं होता। केवल परिवर्तनशील पूंजी में ही परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन दीर्घकाल में सभी प्रकार के परिवर्तन संभव है। और हमने पूर्ण प्रतियोगिता की एक विशेषता पढ़ी थी कि दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों के प्रवेश, एंट्री और बहिर्गमन, एग्जिट की सुविधा होती है। अर्थात यदि जैसे हमने अल्पकालीन स्थिति में देखा है कि अगर किसी फर्म को हानि हो रही है तो हानि की स्थिति में भी वो उत्पादन करती है, बशर्ते वस्तु का मूल्य जो है उसकी औसत परिवर्तनशील लागत से ज़्यादा हो। लेकिन दीर्घकालीन स्थिति में फर्में हानि की स्थिति में उत्पादन नहीं करेंगी, क्योंकि वो स्थिर पूंजी को निकालने में सक्षम हैं। और अगर हानि हो रही है तो अपनी सारी की सारी पूंजी उत्पादन प्रक्रिया से बाहर निकाल लेंगी और उत्पादन बंद कर देंगी। तो ये थी फर्म के बहिर्गमन या एग्जिट की स्थिति। इसी तरह से अगर दीर्घकालीन स्थितियों में फर्मों को एबनॉर्मल प्रॉफिट या असामान्य लाभ मिल रहा हो, वैसी स्थिति में फर्में जो हैं, नई फर्में, मतलब ऐसे फर्में या ऐसे उत्पादक जो पहले उत्पादन नहीं कर रहे थे, उनको लगेगा कि इसमें लाभ की गुंजाइशें हैं, इसलिए वो इस वस्तु के उत्पादन को करना प्रारंभ कर देंगे। और क्योंकि दीर्घकालीन स्थिति है, फर्में नए उद्योग क्षेत्र में प्रवेश कर सकती हैं, नई फर्में उत्पादन काम कर सकती हैं और इस नाते नई फर्मों का प्रवेश होगा। और जब नई फर्में प्रवेश करेंगी तो उसकी परिणति ये होगी कि उत्पादन बढ़ेगा, पूर्ति बढ़ेगी और पूर्ति बढ़ने से कीमतें गिरेंगी और कीमतों के गिरने से धीरे धीरे असामान्य लाभ समाप्त होने लगेंगे। और एक ऐसी स्थिति आएगी जब सबके असामान्य लाभ समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में, हानि की स्थिति में फर्में उद्योग छोड़ देंगी या फर्में उत्पादन कार्य बंद कर देंगी। इसका मतलब है कि कोई भी फर्म दीर्घकाल में हानि की स्थिति में उत्पादन नहीं करेगी। इसी तरह अगर फर्म को या फर्मों को असामान्य लाभ मिल रहा पूर्ण प्रतियोगिता में, तो नई फर्में उद्योग क्षेत्र में प्रवेश करेंगी और अंततः ये असामान्य लाभ समाप्त हो जाएगा। तो बचेगा क्या? दीर्घकाल में सभी फर्मों को सामान्य लाभ की स्थिति में काम करना होगा या सभी सामान्य लाभ की स्थिति में काम करेंगे। तो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि पूर्ण प्रतियोगिता में जब फर्म को हानि हो रही है तो क्या होगा। तो पहली स्थिति में मैं यहाँ मांग और, क्योंकि उद्योग में जो मूल्य निर्धारित होगा वो मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा होगा, तो संक्षेप में मैं आपको दिखाने का ये प्रयास कर रहा हूँ। इस पहले चित्र में आप यहाँ देख सकते हैं
अगर असामान्य लाभ की स्थिति की बात की जाए कि फर्मों को असामान्य लाभ मिल रहा है, वैसी स्थिति में नई फर्में उद्योग क्षेत्र में प्रवेश करेंगी। और जब नई फर्में उद्योग क्षेत्र में प्रवेश करेंगी, वैसी स्थिति में ये जो डिमांड कर्व देखिए, पहले का मांग वक्र डी है और पहले का सप्लाई वर्व एस है, और दोनों के संतुलन बिंदु ई से ये मूल्य निर्धारित है ओपी, और उत्पादन हो रहा है ओएक्स। इस पर डिमांड और सप्लाई है, वाई अक्ष पर प्राइस है, मूल्य है। वैसी स्थिति में जब किसी फर्म को असामान्य लाभ या फर्मों को असामान्य लाभ मिलेगा, तो इस लाभ से प्रेरित होकर ऐसे फर्में जो पहले इस वस्तु का उत्पादन नहीं कर रही थी, वो उद्योग क्षेत्र में उत्पादन करने के लिए आएंगी। और इस प्रकार से नई फर्मों का जब प्रवेश होगा तो होगा क्या कि उत्पादन बढ़ेगा, पूर्ति बढ़ेगी, और पूर्ति वक्र अगर बढ़ेगी तो पूर्ति वक्र जो है दाईं ओर शिफ्ट होता है। तो ये वक्र जो है यहाँ से और दाईं तरफ बढ़ेगा, जिसका मतलब है कि उसी मूल्य पर अब पहले की तुलना में ज़्यादा उत्पादन होने लगेगा। तो पूर्ति वक्र जब दाईं तरफ सरपेगा तो यो S1 का रूप लेगा, और नया संतुलन बिंदु जो यहाँ निर्धारित होगा E1 पर, और अब ये कीमत घट के P से P1 हो जाएगी। तो कीमत घटी एक तरफ और दूसरी तरफ उत्पादन बढ़ा X से लेके X1। ये देखिए, ये कीमत घटेगी और उत्पादन बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में जब नई फर्में प्रवेश करेंगी तो उत्पादन बढ़ेगा, कीमतें गिरेंगी, और जब कीमतें गिरेंगी तो फर्मों के लाभ जो असामान्य लाभ हो रहे थे वो घटना शुरू हो जाएंगे। और ये प्रक्रिया तब तक जब तक असामान्य लाभ उन्हें मिलेगा तब तक नई फर्में प्रवेश करेंगी, और तब तक अगर नई फर्में प्रवेश करेंगी तो ये मूल्य गिरते गिरते एक ऐसी स्थिति में आ जाएगा जब औसत लागत और मूल्य बराबर हो जाएंगे और फर्मों के असामान्य लाभ समाप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर फर्मों को हानि हो रही है तो जिन फर्मों को हानि होगी वो दीर्घकाल में अपने उत्पादन को बंद कर देंगी, और जब उत्पादन बंद करेंगी तो जितना उत्पादन वो कर रही थी उत्पादन घट जाएगा। और अब की बार पूर्ति वक्र जब पूर्ति घटेगी तो पूर्ति वक्र बाईं ओर सरकेगा। तो पहले ये पूर्ति वक्र था SS, अब बाईं ओर सरक के जाएगा S1, जो बता रहा है कि उसी मूल्य पर पहले की तुलना में अब पूर्ति घट जाएगी। तो फर्में जैसे जैसे बहिर्गमन करती जाएंगी, इंडस्ट्री से बाहर होती जाएंगी, वैसे वैसे उत्पादन घटता जाएगा, और उत्पादन घटने के साथ कीमतें जो हैं वो बढ़ना शुरू होगी। तो ये उत्पादन गिरेगा और कीमतें बढ़ेंगी, और जब कीमतें तो इस स्थिति में, हानि की स्थिति में जो है वो कीमतें जब बढ़ने लगेंगी तो धीरे धीरे लोगों की हानि की स्थितियां जो हैं, क्योंकि कीमत कम थी तो हानि जा हो रही थी, और जब कीमतें बढ़ने लगेंगी तो लोगों की हानि जो है धीरे धीरे कम होती जाएगी, और एक ऐसी स्थिति आएगी कि जिनको हानि हो रही है वो उत्पादन क्षेत्र से बाहर चले जाएंगे, और अन्य जो बचेंगे उनको मूल्य बढ़ने के कारण सामान्य लाभ की स्थिति में वो आ जाएंगे, अर्थात औसत लागत और औसत लागत का जो अंतर था, जिसमें लागतें ज़्यादा थीं और आय कम थी, वो गैप धीरे धीरे घटते घटते दोनों बराबर होगा और सामान्य लाभ की स्थिति हो जाएगी। तो फर्मों के प्रवेश, एंट्री और फर्मों के एक्सिट या उनके बहिर्गमन के कारण होगा क्या कि हानि की स्थितियां न तो दीर्घकाल में रहेंगी फर्मों के लिए, और न तो असामान्य लाभ की स्थितियां रहेंगी। फर्में केवल सामान्य लाभ की स्थिति में काम करेंगी, और जो स्थिति होगी वो इस चित्र में प्रदर्शित की जा रही है। हमने देखा है कि अल्पकाल में फर्मों को असामान्य लाभ भी मिल सकता है, फर्मों को हानि भी हो सकती है, और कुछ फर्मों को सामान्य लाभ भी मिल सकता है। लेकिन दीर्घकालीन स्थितियों में, क्योंकि फर्मों का प्रवेश और फर्मों का बहिर्गमन संभव है, स्थिर पूंजी को उत्पादन प्रक्रिया से निकाला जा सकता है, नई पूंजी उत्पादन क्षेत्र में लाई जा सकती है, और जब ऐसा किया जाए तो इन दोनों फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन के कारण हमने देखा कि उत्पादन जो फर्में करेंगी वो औसत लागत और औसत आय के बराबरी के बिंदु पर करेंगी। वहाँ पर न तो असामान्य लाभ होगा और न तो हानि की स्थिति होगी।
और दूसरी जो सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि संतुलन की जो शर्त है जिसे हम जानते हैं कि संतुलन में MC और MR सीमांत आय और सीमांत लागत बराबर होनी चाहिए, और क्योंकि मूल्य जो है पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग द्वारा निर्धारित है और प्रत्येक इकाई एक ही मूल्य पर बिकती है, और हम जानते हैं कि इस प्रकार से औसत आय और सीमांत आय के जो वक्र हैं वो आधार के समानांतर होते हैं, और संतुलन बिंदु पर सीमांत लागत वक्र इसे नीचे से काटेगी और संतुलन बिंदु पर औसत लागत औसत आय के बराबर होगी, और ये बराबरी तभी हो सकती है जब औसत लागत वक्र संतुलन बिंदु पर औसत आय वक्र को स्पर्श करे। और हम जानते हैं कि औसत लागत वक्र जो है वो यू आकार का होगा, दीर्घकालीन वक्र, और कहते तो हम यू आकार का, लेकिन ये सासर के शेप्ड का होगा, मतलब हल्की ढाल या हल्का फ्लैटनेस लिए हुए कड़ाही के आकार का होगा, तस्तरी के आकार का होगा, और उसका जो न्यूनतम बिंदु है वही स्पर्श करेगा उस संतुलन बिंदु पर जहाँ MC/MR को काटेगी, और इस प्रकार से जो लागत की स्थिति होगी फर्म के लिए, वो उसकी लागत उस संतुलन बिंदु पर न्यूनतम होगी, और उसी न्यूनतम बिंदु पर फर्में संतुलन में होंगी। सारी फर्में अपने लागत वक्रों के न्यूनतम बिंदु पर संतुलन में होंगी, सारी फर्मों को सामान्य लाभ मिलेगा। इस स्थिति को हम लोग कहते हैं ये ब्रेकिंग इवन पॉइंट होंगे, और जिसका मतलब होता है लाभ और अलाभ की स्थिति होगी। एक तरह से उत्पादक साम्य की स्थिति में होगा, न तो लाभ और न तो हानि। इसीलिए कहा जा रहा है एक ऐसा पॉइंट है जो जिस पर वो उसका व्यवहार एक तरह से सम है, न तो लाभ हो रहा है न तो हानि हो रही है। तो ऐसी स्थिति को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, और ये इस बिंदु पर मिलेगा जो संतुलन का बिंदु है। तो उस संतुलन बिंदु पर जो स्थितियां हैं वो ये हैं, देखिए इस संतुलन बिंदु पर MC = MR, और यही बराबर है OP या जो प्राइस है, ये OP है और ये है AR = MR, और इस MR को MC इस बिंदु पर काटेगा तो MC = MR होगा। और दूसरा हमने देखा कि MC नीचे से काट के ऊपर जाएगा। देखिए यहाँ ऊपर से काट के नीचे जा रहा है, यहाँ संतुलन नहीं होता, हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं। संतुलन यहाँ होगा जहाँ पर संतुलन बिंदु के ठीक पहले MC/MR से कम हो और संतुलन बिंदु के ठीक बाद MC/MR से ज़्यादा हो, तो ये संतुलन का बिंदु होगा। और इस संतुलन बिंदु पर ये AC वक्र जो है LRAC, उसका ये न्यूनतम बिंदु है, अर्थात फर्मों की लागतें जो हैं वो इस बिंदु पर दीर्घकाल में वो न्यूनतम लागत स्तर पर उत्पादन करेगा, और ऐसी स्थिति में उसे सामान्य लाभ मिलेगा। यहाँ पर एक विश्लेषण में ये जो औसत लागत के वक्र होते हैं, जब हम लोग कहते हैं शून्य लाभ की स्थिति होगी तो जैसे लगता है कि उत्पादक को कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं होता। इस LRAC में उत्पादक का जो आप कह सकते हैं कि सामान्यतः जो लाभ उसको मिलना चाहिए वो उस लागत में जुड़ा हुआ होता है, और ऐसी स्थिति में उसको जो लाभ मिलता है कहा जा सकता है वो उचित लाभ है, और उससे ज़्यादा मिल जाए तो कहते हैं ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है, और उससे कम हो जाए तो कहते हैं ये हानि है। तो ऐसी स्थिति में इस बिंदु पर हम कह सकते हैं कि AC = AR होगा, हम कह सकते हैं कि कुल आय बराबर कुल लागत होगी, और इस बिंदु पर उत्पादक को सामान्य लाभ मिलेगा। तो ये और सभी फर्में अपने लागत के न्यूनतम स्तर पर काम करेंगी। एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य है कि सभी फर्मों के उत्पादन के स्तर अलग अलग होंगे, क्योंकि सभी फर्मों की अपने उत्पादन की कुशलता अलग अलग होती है। कोई उत्पादन के कम स्तर पर इस बिंदु को प्राप्त कर पाएगा,
कोई उत्पादन के ऊंचे स्तर पर इसको प्राप्त कर पाएगा। जो फर्में जितना कुशल होंगी वो उतना ज़्यादा उत्पादन करेंगी, जो फर्में अपेक्षाकृत कम कुशल होंगी वो कम उत्पादन करेंगी। और फर्में पूर्ण प्रतियोगिता में अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए उत्पादन का ही समायोजन करती हैं और इस तरह से फर्में इस दी हुई कीमत पर जो उद्योग द्वारा निर्धारित है अपने लागत वक्रों के अनुसार लागत वक्रों के न्यूनतम बिंदुओं पर अपना उत्पादन करेंगी और उसी प्रकार से अपने उत्पादन का निर्धारण करेंगी। हमारे इस चित्र में इस बिंदु पर MCMR को काट रहा है नीचे से, ये संतुलन का बिंदु है। इस बिंदु से उत्पादन ये निर्धारित होगा। उद्योग द्वारा जो कीमत निर्धारित है वो P है और इस पर हम पाएंगे कि उसकी आय भी उतने होगी। AR में जब या कीमत में जब उत्पादन से गुणा करेंगे तो OPEX आएगा। ये है OPEX और यही TR होगी, टोटल रेवेन्यू। और इस लागत वक्र से इस बिंदु पर जाएंगे तो यही TC भी होगी। और ये इस पर इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं AC बराबर AR भी होगा। और यही सामान्य लाभ की स्थिति है और फर्में सारी फर्में इसी तरह से उत्पादन करेंगी। एक लाइन में हमने यहाँ ब्लैक बोर्ड पर जानबूझ के लिख दिया है कि दीर्घकाल में सभी फर्में LRSA के न्यूनतम बिंदु पर संतुलन में होगी, लाभ अलाभ की स्थिति होगी, इसको हम सामान्य लाभ की स्थिति कहेंगे। और इस स्थिति में फर्मों के उत्पादन के स्तर अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग ही होंगे, क्योंकि कुछ फर्में कुशल, कुछ फर्में अपेक्षाकृत कम कुशल अकुशल, और इस प्रकार से अपनी अपनी लागत की दशाओं के अनुरूप दिए हुए मूल्य पर वो अपने उत्पादन का समायोजन करेंगी। तो ये दीर्घकाल में फर्म के संतुलन की स्थिति है। इसके पहले हमने अल्पकाल, अब एक तरह से फर्मों के संतुलन की स्थिति को हम पढ़ चुके दोनों स्थितियों में कि किस प्रकार से दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत और किस प्रकार से अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्में अपने उत्पादन का समायोजन करती हैं। कीमतें तो उद्योग द्वारा निर्धारित होती हैं, फर्में प्राइस टेकर होती हैं। फर्मों को केवल अपने उत्पादन या पूर्ति में समायोजन के माध्यम से अपने लाभ को अधिकतम करने या हानि को न्यूनतम करने का विकल्प होता है और वो इस तरह से अपने के संतुलन निर्धारित करती हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। हम सारी शुभकामनाओं के साथ आज यहीं हम आपसे विदा ले रहे हैं। धन्यवाद।